हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं कि आप सब लोग अच्छे होंगे और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप सब लोग हमेशा ऐसे ही अच्छे बने रहें। वेलकम टू माय न्यू क्लास। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में आपको क्या बताने जा रहे हैं, चलिए देखते हैं। आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं यूज ऑफ देयर। अब देयर का यूज तो भी बहुत बता चुके हैं, लेकिन आप लोग ये मत सोचिए कि क्या देयर देयर लगा रखा है, ऐसा नहीं। आज हम देयर का, अभी हमने जो बताया वो कॉमन यूज बताया जाता है। आज हम आपको देयर के साथ स्पेशल यूज बताएंगे जो कौन कौन से वर्ड्स को यूज करते हैं। तो प्लीज आप वीडियो के एंड तक बने रहें। प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। ओके, तो आज हम लोग देयर के साथ टाइम टाइम को कैसे बताते हैं। जो जनरल हम लोग टॉकिंग करते हैं तो मोस्टली टाइम को यूज करते हैं, और टॉकिंग ही नहीं, ऐसा नहीं कि ओनली फॉर स्पोकन इंग्लिश। हम लोग जब लिटरेचर के बारे में पढ़ते हैं, जब हम कोई रिटन वर्क करते हैं, तो देयर वी हैव टू यूज दिस वर्ड, है ना। तो देयर के साथ टाइम 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 के बाद हम सीखेंगे कि इन्फिनिटिव वर्ब को कैसे यूज किया जाता है। और आफ्टर दैट कॉज फॉर, कारण, वजह। कॉज का यूज भी बताना, जैसे कॉज ऑफ होता है, कॉज फॉर होता है। कॉज ऑफ कॉज फॉर में भी फर्क होता है। आज हम लोग बात कॉज फॉर की करेंगे, कॉज ऑफ की हम बाद में बताएंगे, क्योंकि यहाँ पर कॉज फॉर का यूज होता है। एंड नेक्स्ट वन इज देयर। देयर के साथ इज, वॉज, विल बी के साथ नथिंग बट। नथिंग बट का यूज बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो इसको प्लीज आप लोग बहुत ही अच्छे से समझें और एंड तक जरूर बने रहें। नथिंग बट को हम कितने तरीके से यूज कर सकते हैं, इसका मतलब क्या होता है, ये हम आपको बताएंगे। और आने वाले सेंटेंसेस में भी हम नथिंग बट का यूज करके आपको बताएं किस तरीके से कर सकते हैं। लेकिन पहले आप इसको समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं देयर के साथ टाइम के सेंटेंसेस के साथ, कि देयर के साथ हम लोग टाइम का यूज कैसे करते हैं। और ये बड़े कॉमन, बहुत इजी सेंटेंसेस हैं, ऐसा नहीं है। अगर आप लोग अच्छे से उस पर पे अटेंशन करेंगे ना, तो यू विल बी लर्न इट वेरी इजीली एंड यू विल नॉट बी फॉरगेट इट एवर। देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं। अब जैसे आप लोग इन सेंटेंसेस को रीड करेंगे, अब यहाँ मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं। एक तो बोर्ड में इतना सफिशिएंट स्पेस नहीं है, तो जितना स्पेस है उसके अकॉर्डिंग मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं। लेकिन इन सेंटेंसेस के व्यवहार पे हम कितने तरीके के और सेंटेंसेस बना सकते हैं, वो भी हम आपको एक आइडिया देंगे, जिससे आप लोग सीख पाएंगे। ये तो ओनली इट इज एन एग्जाम्पल, यू विल बी लर्न। तो देयर इज अ बर्थडे पार्टी नेक्स्ट मंथ। अगले महीने जन्मदिन की पार्टी है। कितना इजीली है। अब जैसे हम ये किसी से कह रहे हैं ना कि अगले महीने जन्मदिन की पार्टी है, हमारे घर में भी बोल सकते हैं, हमारे परिवार में बोल सकते हैं, हमारे रिश्तेदारों के यहाँ बोल सकते हैं, कहीं बोल सकते हैं कि हमारे यहाँ एक महीने, अगले महीने, अगले सप्ताह बोल सकते हैं, नेक्स्ट वीक भी बोल सकते हैं। तो जैसे मैंने बोला देयर इज अ बर्थडे पार्टी नेक्स्ट मंथ, इसको आप नेक्स्ट वीक भी बोल सकते हैं। अब नेक्स्ट ईयर क्या बोलेंगे, वो तो हर साल ही होता है ना, तो मंथ और नेक्स्ट वीक बोलना, नेक्स्ट डे बोल सकते हैं कि अगले दिन मेरे यहाँ बर्थडे पार्टी है, तो ऐसे भी बोल सकते हैं। तो इसको हम यहाँ देयर का यूज करेंगे। अब टाइम कैसे आया, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक एक्सेट्रा। तो इस तरीके से आप इस सेंटेंस को बोल सकते हैं। सेकंड में हमने लिखा देयर इज अ किटी पार्टी टुनाइट। आज रात को किटी पार्टी, जो किटी, ऐसा कह सकते हैं कि आज शाम को किटी पार्टी। अब किटी पार्टी की जगह आप बर्थडे पार्टी भी बोल सकते हैं, डिनर भी बोल सकते हैं कि आज शाम को डिनर है, रात को, इस तरीके से। तो मैंने किटी पार्टी ले दी, जनरल किटी पार्टीज भी चलती हैं, तो इस तरीके से डिनर पार्टीज भी चलती हैं। तो इस तरीके से आप कुछ भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट वन है, देखो, देयर इज अ क्रिकेट मैच इन द मॉर्निंग, यानी सुबह सुबह क्रिकेट मैच है। तो ऐसे क्या बोलेंगे, देयर इज अ क्रिकेट मैच इन मॉर्निंग। हम बोलते हैं ना कोई क्रिकेट मैच होने वाला होता है, तो अब क्रिकेट मैच की जगह फुटबॉल मैच भी हो सकता है, हॉकी मैच भी हो सकता है। तो इन दिस सिचुएशन में वी हैव टू यूज देयर प्लस टाइम। तो देयर का यूज आप टाइम के साथ कर सकते हैं। इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। ओके, और हमें लग रहा है कि आप लोग समझ पा रहे हैं। और इस तरीके के आप प्रैक्टिस करना बोलने की, 2-4 से सेंटेंस आप लोग एक्स्ट्रा बोलेंगे, तो आई होप दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड ऑल दीज सेंटेंसेस। तो इसमें अगर कहीं कोई दिक्कत आ रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं इसको नेक्स्ट टाइम फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। अब चलिए नेक्स्ट इसको बताते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ ये कुछ सेंटेंस लिखे हुए हैं। पहले हमने क्या किया, देयर के साथ मैंने इसका यूज किया था। अब देयर के साथ हमने यहाँ आर का यूज किया है। अब आर का यूज क्यों किया, पहले हमने क्या लिखा था, जो भी सेंटेंस था वो देयर इज अ किटी पार्टी या देयर इज अ बर्थडे पार्टी, यानी एक बर्थडे पार्टी है, एक किटी पार्टी। अब हमने क्या यहाँ जिक्र किया, हमने 2 मीटिंग्स का किया है, 2 एंगेजमेंट सेरेमनीज का किया। तो देखिए नंबर्स, अभी प्लूरल नंबर्स हो गया, पहले सिंगुलर था तो इसलिए वो इज था, अब ये आर हो गया। तो देयर आर 2 मीटिंग्स नेक्स्ट वीक। अगले सप्ताह 2 बैठकें हैं। जैसे हम बोलते नहीं कि अगले सप्ताह तो मेरी 2 बैठकें हैं, 2 मीटिंग्स होनी है, 4 मीटिंग्स होनी है। इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि देयर आर 5 मीटिंग्स इन द नेक्स्ट मंथ। अगले महीने मेरी 5 बैठकें हैं। तो ऐसे आराम से बोल सकते हैं। अब नेक्स्ट वन देखिए, देयर आर 2 एंगेजमेंट सेरेमनीज इन माय फैमिली नेक्स्ट मंथ।
अगले महीने में मेरे परिवार में 2 सगाई हैं, 2 एंगेजमेंट सेरेमनीज होनी है। तो अब यहाँ हमने इसलिए आर लगाया क्योंकि 2 एंगेजमेंट सेरेमनी। अब आप लोग सोच पा रहे हैं कि इसमें ऐसा स्पेशल क्या है, तो स्पेशल है इसको इस तरीके से बनाया जाता है, और किस तरीके से नहीं बनाया जाता है, किस तरीके से नहीं बनाना है, वो हम अभी आपको बता रहे हैं। क्योंकि लोग जनरल बोलने में तो ठीक है, कुछ भी बोलते हैं, लेकिन करेक्टली और इनकरेक्टली का भी फर्क हमें पता होना चाहिए बोलने से पहले। अगर वही चीज हम बिल्कुल करेक्टली बोले तो कितना अच्छा लगेगा। तो इस तरीके से अभी हम इसको करेक्ट किस तरीके से बोलना चाहिए, लिखना चाहिए, वो हम आपको बताते हैं। तो आई थिंक इतना आप लोग समझ पाए होंगे। If you have any problem, if you have any doubt, so you may say tell me in comment box. I'll solve it. तो अगर कोई दिक्कत है या आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसको सॉल्व करूंगा या नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा। तो आई थिंक इतना आप लोग समझ पाए होंगे। अभी हम आपको ये बताते हैं इसको ऐसे लिखना, कैसे नहीं लिखना है वो हम आपको बताते हैं। और हाँ, प्लीज आप वीडियो को एंड तक देते रहिए, और हमारे जो वीडियोस आप देखते हैं उनको लाइक करते चलिए, ज्यादा से लोगों को शेयर करिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और हो सकता है किसी को ये लग रहा हो कि भी ये क्या बच्चों की तरह पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं है। किसी चीज को जब बड़ी इमारत, बड़ी बिल्डिंग हम लोग बनाने चलते हैं तो पहले न्यू स्ट्रॉन्ग करनी होती है। तो उसी तरीके से अभी हम लोग ग्रेजुअली चलते जा रहे हैं, लेकिन इतना पक्का है जिस दिन आप जो सीख रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ आपको नया सीखने को मिलेगा या नया सीखने को मिल रहा होगा। तो अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो कुछ नहीं, प्लीज नाइस भी लिखते चलिए। चलिए अब आगे आपको हमको बताते हैं कि इन सेंटेंस को कैसे नहीं बनाया जाता है। हमने यहाँ कुछ सेंटेंस केवल इंग्लिश में ही लिखे हैं, हिंदी में बता देता हूँ। जैसे हम लोग जनरली बोलते थे माई बर्थडे पार्टी इज टुमारो, कल तो मेरी बर्थडे पार्टी है। ऐसा नहीं बोलना, सीधा इस तरीके से आपको नहीं बोलना। नेक्स्ट, आवर डिनर इज टुनाइट, आज रात को डिनर नहीं, ये रॉन्ग है। फिर हम बोलते हैं मीटिंग इज नेक्स्ट वीक, तो ये रॉन्ग है। तो रॉन्ग कैसे है? इसको मैंने इसलिए क्रॉस कर दिया है क्योंकि ये रॉन्ग है। अब इसको बनाना किस तरीके से, इससे पहले जैसे मैंने बताया माई बर्थडे पार्टी इज टुमारो, नो, इसको आप कैसे बनाएंगे? देयर इज अ माई बर्थडे पार्टी टुमारो, ऐसा देयर इज अ माई बर्थडे पार्टी टुमारो, मेरे जन्मदिन की पार्टी कल है। या डिनर इज टुनाइट, आज रात को एक डिनर रखा गया है। तो ऐसे नहीं बोलेंगे देयर इज अ डिनर टुनाइट, आज रात को एक डिनर रखा गया है। अ मीटिंग इज नेक्स्ट वीक, नहीं, ऐसा नहीं बोलना है। इसको बोलना देयर इज अ मीटिंग नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह एक मीटिंग है। तो इस तरीके से आपको वो बनाना, जो पहला तरीका मैंने बताया था, इस तरीके से आपको नहीं बनाना है। तो इतना आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए आगे बताते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, हमने लिखा है देयर आर, देयर इज प्लस इन्फिनेटिव वर्ब, यानी कि देयर और आर और देयर इज के साथ हम लोग इन्फिनेटिव का यूज करेंगे। अब इन्फिनेटिव क्या है, ये इससे पहली क्लासों में आप जब हमारे पुरानी वीडियो देखेंगे, उससे प्रीवियस वीडियो, उसमें आपको मिल जाएगा। फिर भी हम एक सेकंड के लिए आपको बता दे रहे हैं कि जब हम वर्ब को टू के साथ, टू प्लस वर्ब जब लिखते हैं तो वो इन्फिनेटिव होता है। क्या होता है वो? इन्फिनेटिव। जो लोग शायद फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हो तो वो समझ जाएंगे। अब ऐसे वाक्य कैसे बनेंगे, ऐसे सेंटेंस कैसे बनेंगे कि जिनमें देयर इज, देयर आर के साथ हम लोग इन्फिनेटिव वर्ब का यूज करेंगे। अब जैसे सामान्यतः हम बोलते आ रहे हैं कि एक सेंटेंस में एक साथ 2 वर्ब हो तो इन्फिनेटिव वर्ब बोलते हैं, या जब वर्ब को हम सब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं तो यहाँ तब भी इन्फिनेटिव का यूज होता है। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर सेंटेंस 2 वर्ब आएंगी। तो जैसे एज और आर है ना, ये यहाँ वर्ब का काम करेगी, एक्सिलरीज का काम नहीं करेगी। तो अभी जैसे हम लोग ना बोलते हैं हिंदी में कि एक कार बेचने के लिए है, या ऐसे कोई कार खड़ी, ये कार बेचने के लिए है। या कोई पूछे भाई कितनी किताब, मेरे पास 2 किताब हैं बस पढ़ने के लिए, 2 न्यूज़पेपर हैं पढ़ने के लिए। अब यहाँ इस टोकरी में एप्पल रखे हुए, बस 6 सेव हैं बांटने के लिए रखे हुए हैं। टोकरी, किसी ने पूछा अरे ये सेव कितने हैं, अरे ये तो 6 सेव हैं, वो भी बांटने के लिए है। तो इस तरीके के सेंटेंसेस में जब ऐसा भाव मन में आता है कोई काम करने के लिए, ऐसा बोलने के लिए, तो वहां हम इनको यूज करते हैं, देयर के साथ एज, आर और प्लस इन्फिनेटिव वर्ब। अब ये तो जनरल बोलने वाली बात हो गई। अब ये जब हम इसके कुछ सेंटेंसेस लिखेंगे उसके बाद आपको एक्सप्लेन करेंगे तो आप लोग अच्छे से यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट। अभी हमने एबल टू अनएबल टू बताया था, अभी बोला, तो इससे आपको समझ पा रहे होंगे। और समझ में आता हो तो प्लीज लाइक जरूर करते चलिए और नाइस से लिखिए। इससे हमें तो कम से कम ये हमारा मन में विश्वास होता है कि चलो आप लोग सीख रहे हैं। चलिए हम कुछ इसके एग्जाम्पल्स लिखते हैं, फिर आपको अच्छी से अंडरस्टैंड करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हम ये हमने कुछ सेंटेंस लिखे हुए हैं। देयर इज अ कार टू सेल, बेचने के लिए एक कार है। अब मान चलो आपके पास 4-5 कारें खड़ी हुई हैं, कोई आके पूछने लगे कि अरे सर
कोई इसमें से कार बेच रहे हैं क्या? इनमें से कोई कार बेचने के लिए है? तो आप कह सकते हैं अरे इनमें से एक कार बेचने के लिए है। फिर वो पूछेगा कौन सी कार बेचने के लिए है? तो यहाँ देयर इज अ कार टू सेल, बेचने के लिए एक कार है। फिर नेक्स्ट वन इज देयर आर टू कार्स टू सेल, यदि वो ये भी कह सकता है इनमें से दो कारें बेचने के लिए हैं। तो जे अभी यहाँ एज था इसलिए यहाँ टू हो गया, क्योंकि यहाँ ये पहले एज था इसलिए क्योंकि एक कार है, फिर इसके बाद यहाँ टू कार्स हैं तो आर हो गया। तो आने वाली जो नाउन है ना वो प्लुरल है इसलिए आर हो गया। तो टू सेल, तो देखिए वर्ब के पहले टू लगा तो ये क्या बन गया आप लोगों का इन्फिनेटिव। ये क्या बन गया? इन्फिनेटिव वर्ब, जैसे हमने पहले बताया था आप लोगों को, ये इन्फिनेटिव हो गया, ये भी इन्फिनेटिव हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस हमने लिखा, नेक्स्ट हमने क्या लिखा? देयर आर 5 एप्पल्स टू डिस्ट्रीब्यूट, यानी वितरित करने के लिए 5 सेब है। तो पूछ मान चलिए किसी को बांटना हो तो आप 5 सेब रखे हुए हैं, तो कोई पूछेगा किसमें से कितने एप्पल्स बांटने, तो आप कह सकते हैं कि 5 सेब इनमें से बांटने के लिए है, यानी किसी को देने हैं। तो आप ऐसा बोल सकते हैं देयर आर 5 एप्पल्स टू डिस्ट्रीब्यूट। अब टू डिस्ट्रीब्यूट क्या हो गया? इन्फिनेटिव वर्ब है। तो देयर आर, अब आर क्यों आया? क्योंकि ये 5 है। अब एक ही एप्पल अगर किसी को देना होता तो देयर इज अ एप्पल, देयर इज एन एप्पल, सॉरी देयर इज एन एप्पल टू डिस्ट्रीब्यूट, यानी बांटने के लिए या देने के लिए किसी को एक सेब है। तो इस तरीके के वाक्यों में नेक्स्ट यहाँ हमने लिखा है देयर इज अ शर्ट टू बियर, अरे पहनने के लिए तो एक ही शर्ट है, बोलते हैं ना ऐसे, अरे आज तो पहनने के लिए मेरे पास एक ही शर्ट है, तो ऐसा बोल सकते हैं देयर इज अ शर्ट टू बियर टुडे। तो इस तरीके के इन वाक्यों को, अब इसको हम लोग नेगेटिव में कैसे बनाएंगे और किस तरीके के वाक्य नहीं बनाएंगे ये भी सीखते चलना है। चलिए नेक्स्ट बताते हैं आपको। अब देखिए यहाँ नेगेटिव में देखिए, अब आपसे पूछा था ना कि इनमें से कोई आप कार बेच रहे हैं, तो आप ऐसे कह सकते हैं कि नहीं इनमें से कोई भी कार नहीं बेचनी है, कोई भी कार बेचने के लिए नहीं है। देयर इज नो कार टू सेल। नेक्स्ट वन, देयर आर नॉट टू कार्स टू सेल। अभी ये नॉट क्यों आ गया? मैंने बताया था जब नेगेटिव में नंबर्स आ रहा हो तो नॉट होता है, नंबर्स ना आ रहा हो तो नो आता है। इससे पहले मैंने आप लोगों को बताया था, एक्सप्लेन किया था। तो देयर आर नॉट टू कार्स टू सेल। कोई कहेगा क्या इनमें से आप ये 5-6 कारें खड़ी हैं, क्या इनमें से एक या दो कार है, दो कार आप मुझे बेच दो? नहीं, दो कारें हमें नहीं बेचनी है, दो कारें बेचने के लिए नहीं है। तो इस तरीके से आप इनको नेगेटिव में भी आप बोल सकते हैं। तो इतना आप लोगों को समझ में आया। चलिए अब ये बताते हैं कि इन वाक्यों को किस तरीके से नहीं लिखना है, तो वो रॉन्ग हो जाते हैं, वो भी आप समझ लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ लिखा देयर आर 2 कार्स फॉर सेलिंग। ऐसे हम नहीं बोल सकते हैं कि कोई दो कार है ना बेचने के लिए। तो देयर इज अ बुक फॉर रीडिंग, पढ़ने के लिए एक किताब है। तो इस तरीके से इन सेंटेंसेस को आप नहीं बनाएंगे, ये आपके सेंटेंसेस रॉन्ग हैं। ये क्या है? ये रॉन्ग है। यहाँ फोर्स रीडिंग फॉर सेलिंग नहीं आएगा। अब आपको पता है वो जीरेंड होता है शेयरिंग, रीडिंग बताया था ना, वर्ब में जब प्रेजेंट पार्टिसिपल जो होती है वर्ब में आईएनजी जोड़ते हैं तो वो जीरेंड होता है। लेकिन यहाँ इस सिचुएशन में आपको जीरेंड का यूज नहीं करना है, यहाँ आप लोगों को इन्फिनेटिव का यूज करना है। इसलिए मैंने पहले शुरुआत में ही इन्फिनेटिव लेके चल रहा हूँ, इसमें जीरेंड लेके नहीं चलता। तो ये आपका इस तरीके से आप लिखेंगे तो ये आपका रॉन्ग होगा, बोलना भी रॉन्ग होगा, या मोस्टली आप जनरल बोल देते हैं लेकिन वो करेक्ट नहीं होता है। या जो कॉम्पिटिशन की तैयारी बच्चे कर रहे हैं उस इन तरीके का सेंटेंस लिखा हुआ है जिसमें आप कॉमन एरर्स को फाइंड कर सकते हैं। 4 ऑप्शन में आपको समझ में आ सकता है कि ये दिस इज करेक्ट वन, जहां इन्फिनेटिव का यूज होगा विच वन करेक्ट। तो यहाँ आपको अब हम ये भी बता सकते हैं कि ये करेक्ट कैसे लिखा जाएगा। तो ये आप देखिए, इसको लिखेंगे हम देयर आर 2 कार टू सेल, हम लिखेंगे देयर रीड। तो ये आपके करेक्ट वन होंगे, ये आपके करेक्ट हैं। ये आपके जो है ना, जो हमने क्रॉस लगाया ये आपके रॉन्ग वन है। तो देयर आर 2 कार्स फॉर सेलिंग नहीं, आप इसको बोलेंगे देयर आर 2 कार्स टू सेल, टू सेल देयर इज अ बुक टू रीड। इतना आप लोगों को ये क्लियर हुआ, समझ पा रहे होंगे। फिर भी कोई डाउट है तो डोंट वरी, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, आई विल सॉल्व इट, या मैं आपको नेक्स्ट टाइम फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। तो आपको समझ में आया कि कहाँ आपको किस तरीके से कौन से वर्ड को यूज करना है। चलिए अब नेक्स्ट बताते हैं। अभी फ्रेंड्स हमने लिखा हुआ है यहाँ कॉज फॉर, यानी कॉज फॉर एक कॉज ऑफ भी होता है। कॉज ऑफ में क्या होता है? के कारण, कि इसका कारण ये है। लेकिन यहाँ हमने कॉज फॉर लिखा है, मतलब इसका कारण ये नहीं है। तो कॉज ऑफ मैं अभी इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि उसको अलग तरीके से बनाते हैं, उसके साथ हम देयर आर देयर इसको नहीं कर सकते। तो अभी हम सिर्फ देयर की बात कर रहे हैं, इसलिए मैं सिर्फ अभी कॉज फॉर की बात करूंगा।
बाकी का जो है वो अभी बाद में डिस्कशन करके एक्सप्लेन कर दूंगा। तो यहाँ आप देखिए कॉज फॉर को हम कैसे, कि कारण, कोई कारण नहीं है, कोई वजह नहीं है, तो इसको हम कैसे बोलते हैं, कैसे लिखते हैं। जैसे शिकायत करने की तो कोई वजह ही नहीं है, शोर मचाने का तो कोई कारण ही नहीं है, इस तरीके की जो बात बोलते हैं तो कॉज फॉर का यूज करते हैं। अब वो कैसे करते हैं, अभी हम कुछ सेंटेंस लिखते हैं तो आप लोग बहुत अच्छे समझ पाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ सेंटेंस लिखे हुए हैं। अब देखो कॉज फॉर के लिए बता रहे हैं जब कोई कारण नहीं हो, बेवजह, कोई वजह ही नहीं है, हम आगे किसी की शिकायत कर दी, अरे आपका बच्चा ना बहुत परेशान करता है, जबकि पता चला कि कोई शिकायत करने की वजह थी ही नहीं, जबरदस्ती कुछ भी ऐसे। या कोई भी काम, जैसे देयर इज नो कॉज फॉर क्वारल, अब झगड़ा कर रहे हैं लेकिन पता चला कि झगड़े का कोई कारण है ही नहीं, तो इस कंडीशन में अब दुश्मनी, जबरदस्ती किसी से हम दुश्मनी लिए बैठे हैं, क्या है, किसी से वी शुड बी हम्बल टुवर्ड्स एवरीबॉडी फॉरएवर, हमें हर किसी के प्रति हमेशा हम्बल और विनम्र होना चाहिए, फालतू की वजह में क्यों किसी से क्वारल करना। तो अब इन सेंटेंस को आप देखिए, देयर इज नो कॉज फॉर क्वारल, झगड़े का कोई कारण नहीं है। नेक्स्ट वन इज देयर आर नो कॉज फॉर एनिमिटी, शत्रुता दुश्मनी के कोई कारण नहीं है। देयर इज नो कॉज फॉर कंप्लेंट, शिकायत का कोई कारण नहीं है। तो जब हम किसी की कोई कारण नहीं है तो इस तरीके के सेंटेंस में कॉज फॉर का यूज करेंगे। कॉज ऑफ का नहीं करना, अभी हम इससे नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें हम आपको कॉज ऑफ बता देंगे ताकि आप लोगों को, अभी भी बता दें लेकिन फिर वो, अब हम सोच रहे हैं एक बार में देयर आर कंप्लीट कर दे, फिर नेक्स्ट में आते हैं। अभी देयर आर आपको आगे बहुत अभी एक्सप्लेन करनी है, आपको नथिंग बट का बहुत अच्छा यूज बताना है, तो आप एंड तक बने रहिए। अभी पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं फिर कॉज ऑफ भी बताते हैं। तो कॉज फॉर, तो देयर इज नो कॉज फॉर क्वेरल, झगड़े का कोई कारण नहीं है। देयर आर नो कॉज फॉर एनिमिटी, शत्रुता दुश्मनी का कोई कारण नहीं है। देयर इज नो कॉज फॉर कंप्लेंट, शिकायत का कोई कारण नहीं है। तो इस तरीके के वाक्य में आप लोग कॉज फॉर का यूज करेंगे। और हाँ, अब इसको वॉज में बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे आप, जैसे यहाँ आर है तो यहाँ बर कर सकते हैं, एज है तो यहाँ वाज कर सकते हैं। तो वॉज वर्क कब करना होता है कि ये कहें कि झगड़े का कोई कारण नहीं है तो वो एज आर लगा देंगे, और अगर झगड़े का कोई कारण नहीं था तो हाँ वाज वर लगा देंगे। तो फ्रेंड्स, हमारी जो क्लास चल रही है, या मान चलिए हमारा जो ग्रुप डिस्कशन चल रहा है, जो भी हम लोग चर्चा करते चल रहे हैं, आप लोग जो समझते चल रहे हैं, तो हमें तो यही उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे। अब डायरेक्टली तो हम लोग आमने सामने तो है नहीं, हम लोग तो अब इस कैमरे के माध्यम से हम लोगों के बीच में कॉन्वर्सेशन हो पा रहा है। तो अब हमें ये कैसे पता लगे कि जो चीज़ हम आप लोगों को, जो वर्ड्स या जो सेंटेंसेस, जो टेंसेस, जो यूजेस, जितनी भी चीज़ें हैं एक्सेट्रा, जो हम आप लोगों को एक्सप्लेन करते हैं, आप लोग अच्छे से समझ पाते हैं या नहीं समझ पाते हैं। तो इसके लिए तो एक ही माध्यम है कि आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट जरूर किया करें, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक ही करते हैं। जब लाइकों की संख्या बढ़ेगी तो हमें आइडिया लग जाएगा कि हाँ, आप लोगों को ये चीज़ या ये सेंटेंसेस ये आपको समझ में आ रहे हैं या पसंद आ रहे हैं। तो कोई नहीं, यदि आपको कमेंट बॉक्स में कुछ मेंशन कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। फिर भी यदि आप कमेंट बॉक्स में कुछ मेंशन नहीं करते हैं तो आप लाइक ही करेंगे। यदि आप लाइक करेंगे तो हम समझ जाएंगे कि आप लोगों को हमारा जो तरीका है वो अच्छा लग रहा है, या जिस तरीके से हम आप लोगों को बता पा रहे हैं, या जिस तरीके से हम आप लोगों को बता रहे हैं वो आप लोगों को समझ में आ रहा है, आप उसको अच्छे से समझ पा रहे हैं। तो प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, और अच्छा लग रहा हो तो शेयर करिए, और लोग भी इसको सुनेंगे, समझेंगे, जानेंगे। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। चलिए, अब हम आप लोगों को बहुत अच्छा एक नेक्स्ट इसी में देर के साथ यूज़ बता रहे हैं, इसको आप बहुत अच्छे से समझिए। इसको हम जनरली बहुत यूज़ करते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं आगे। अभी हम आप लोगों को बता रहे हैं नथिंग बट के बारे में। तो कैसे देयर के साथ कैसे इस्तेमाल करना है, चलो बताते हैं। देयर इज नथिंग। अब आप पहले इतना समझिए, देयर इज नथिंग, एनी की मतलब क्या है, कुछ नहीं है। देयर इज नथिंग अगर हिंदी में बोलेंगे तो कुछ नहीं है, ऐसा आप बोलेंगे। तो यहाँ इज क्यों आया, ये नथिंग की वजह से आया। ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है। अब आगे देखिए, बट बुक्स हियर। अब आप देखिए, देयर इज नथिंग बट बुक्स हियर, यानी हम ऐसा बोले यहां कुछ नहीं है लेकिन किताबें हैं। इसको इस तरीके से, या अगर आप इसकी हिंदी बनाएंगे तो यहां बोलेंगे कि यहाँ किताबों के अलावा कुछ नहीं है। क्या बनाएंगे आप, तो यहाँ देखिए, देयर इज नथिंग बट बुक्स हियर, यहाँ किताबों के अलावा कुछ नहीं है, यहाँ किताबें ही किताबें हैं। अब आप गार्डन गए, गार्डन आप घूम के आए, आपके भाई ने या आपकी माँ ने पूछा कि बेटा गार्डन घूम के, अरे माँ गार्डन में तो फूल ही फूल हैं, यानी गार्डन में गए तो मतलब फूल ही फूल खिले हुए थे, उसका सेंस तो हुआ ना। तो इस तरीके का भाव निकल के आता। अब हम यहाँ आपको बहुत सारे सेंटेंसेस बताएंगे, इससे आप समझ पाएंगे कि नथिंग बट को कैसे यूज करना है। चलिए और हम आपको सेंटेंस बताते हैं।
देखिए फ्रेंड्स, तो मैंने ये सेंटेंस लिखे हैं, देयर इज नथिंग बट फ्लावर्स इन गार्डन। बगीचे में फूल ही फूल हैं, या हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि बगीचे में फूलों के अलावा कुछ नहीं है। तो देयर इज नथिंग बट फ्लावर्स इन गार्डन। नेक्स्ट वन इज देयर इज नथिंग बट एनिमल्स इन दिस जू। इस चिड़ियाघर में जानवर ही जानवर हैं, या ऐसे बोल सकते हैं कि इस चिड़ियाघर में जानवरों के अलावा कुछ नहीं है। जैसे हम लोग चिड़ियाघर घूमने जाते हैं तो चिड़ियाघर में हम लोग क्या देखते हैं कि सब कुछ होता है, बहुत सारे एनिमल्स भी होते हैं, बहुत सारे वर्ड्स भी होते हैं अलग अलग वैरायटी की। तो अब कोई ऐसा चिड़ियाघर हमने जू देखा, वहां क्या था, सिर्फ हमें एनिमल्स ही दिखे, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि वहां सिर्फ एनिमल ही एनिमल्स हैं। तो वहां नथिंग बट फ्लावर्स, और इस तरीके से। तो ये सेंटेंस लग रहा है आप लोगों को समझ में आया होगा। तो अब इस तरीके से आप कुछ भी बोल सकते हैं, मेरे घर में किताबें ही किताबें हैं, यानी मेरे घर में किताबों के अलावा कुछ नहीं। मतलब ऐसा ऐसा कभी कभी गुस्से में बोल नहीं देते, जब जब हमारी मम्मी लोग होती हैं घर में, मतलब परिवार में बच्चे पढ़ते हैं तो पूरे में किताबें फैलाए, तो क्या बोलती, मेरे घर में तो किताबी किताबें हैं। तो देयर इज नथिंग बट बुक्स इन माई होम, या इन माई दिस रूम। तो इस कमरे में तो किताबी किताबें हैं। इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। नेक्स्ट इसको यूज कैसे कर सकते हैं, चलिए वो इसके यूजेस बहुत हैं। अभी जब हम लोग टेंसेस में चलेंगे, उसके अलग अलग टेंस में अलग अलग तरीके की सेंटेंसेस हम आपको इससे बना के दिखाएंगे, बहुत सारे। पहले आप इतना समझ लीजिए। यहां मैंने लिखा देयर वॉज नथिंग बट शॉप्स इन फेयर। मेले में दुकानें ही दुकानें थी, या मेले में दुकानों के अलावा कुछ भी नहीं था। अब मेलों में मोस्टली दुकानें ही होती हैं, लेकिन नहीं, स्विंग्स भी होते हैं, झूले भी होते हैं, सर्कस भी होता है, एक्सेट्रा बहुत सारी। लेकिन ये जो फेयर है, इसमें दुकानें ही दुकानें थी, हम ऐसा बोल सकते हैं। तो देयर वॉज नथिंग। अब एक चीज आपको याद रखना है कि ये तो वॉज ही क्यों आ रहा है, यहाँ आर और बर क्यों नहीं आ रहा। तो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि नथिंग नथिंग के साथ हमेशा इजी आता है, ठीक है। तो व्हाट शॉप्स इन फेयर। अब नेक्स्ट वन हमने लिखा देयर वॉज नथिंग बट बुक्स इन हिज रूम। उसके कमरे में किताबें ही किताबें थी। जो ज्यादा पढ़ने का शौकीन होगा तो उसके कमरे, जिसकी हॉबी रीडिंग होगी तो बुक्स तो होंगी। तो ये जिसकी हॉबी स्टडी या रीडिंग कुछ भी, तो उसके कमरे में किताबें ही किताबें थी, या उसके कमरे में किताबों के अलावा कुछ भी नहीं था। तो इस तरीके के सेंटेंस हम ऐसे बनाते। अब इन सेंटेंस को हम बिल के साथ भी बना सकते हैं, बिल भी लगाकर। तो वो कैसे, चलो वो और समझ लीजिए। देख फ्रेंड्स, मैंने यहाँ लिखा देयर विल बी नथिंग बट शॉप्स इन दिस फेयर। इस मेले में दुकानें ही दुकानें होंगी, या इस मेले में दुकानों के अलावा कुछ नहीं होगा, दुकानें ही दुकानें होंगी। जैसे कोई अथॉरिटी उसे डिसाइड करना है कि यहाँ किस तरीके का मेला लगना है, तो बोलेगा इस मेले में ना सिर्फ दुकानें ही दुकानें होंगी। नेक्स्ट वन देयर विल बी नथिंग बट बुक्स इन माई रूम। तो यहाँ हम बोल सकते हैं कि मेरे कमरे में किताबें ही किताबें होंगी, या ऐसा बोल सकते हैं कि मेरे कमरों में किताबों के अलावा कुछ नहीं होगा। तो इस तरह, अभी यहाँ बिल भी क्यों लगा, बी क्यों जोड़ दिया, बी इसलिए जोड़ दिया क्योंकि ऐसा होगा, एक संभावना प्रकट होती है जब फ्यूचर में, तो हम बिल के साथ बी को भी ऐड करते हैं। तो इतना समझ में आया होगा आपको। आई थिंक नथिंग बट का यूज अच्छे से आप समझ पाए होंगे। इसका मैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर और लिख के आपको समझा देता हूँ। तो जैसे मैंने ये बताया आपको स्ट्रक्चर, यहाँ देयर के साथ इज वॉज विल बी, इस तरीके के सेंटेंस में आप इनको यूज कर सकते हैं। अब सेल बी का भी यूज किया जा सकता है, कर भी सकते हैं, ऐसा नहीं। थोड़ी सी जहाँ जोड़ दे कोई बात की जाती है, दृढ़ता, तो वहां सेल भी आ जाएगा। वो अभी हम आपको आगे जब फ्यूचर के टेंस पढ़ाएंगे, तो फ्यूचर टेंस जब चलेगा तो उसमें हम आपको बताएंगे कैसे ये चेंज कर सकते हैं, कहाँ बिल की जगह सेल आ सकता है, सेल की जगह बिल आ सकता है। तो इतना आई थिंक नथिंग बट आपको समझ में आएगा। तो जितना मैंने आपको बताया वो आप लोगों को समझ में आया होगा। नथिंग बट क्या है, कॉज फॉर क्या है, इन्फिनिटिव को कैसे यूज करना है, टाइम को कैसे यूज करना, जितना मैंने आज आपको एक्सप्लेन किया, तो आई होप दैट आप लोगों को समझ में आया होगा। और फिर भी किसी कोई डाउट है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। और हाँ, फिर भी आपसे मैं फिर एक हम्बली रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि यदि बाकी में आप लोगों को अच्छे लग रहा हो, समझ में आ रहा हो, तो आप नाइस लिख के कमेंट करें। और अगर इसके अलावा नाइस नहीं लिखते हैं तो आप लाइक करते चले, जिससे हमें पता चलेगा कि हाँ आप लोग समझ पा रहे हैं। तो आज के लिए आई थिंक इतना ही। बस ज़्यादा से ज़्यादा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जो नए हैं वो सब्सक्राइब करते चलें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जो भी कमेंट में आप लोग लिखना चाहें वो अपना विचार लिखेंगे। और जो कुछ भी आपको डाउट हो, डोंट वरी, आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिए। तो आई थिंक आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिए। प्लीज टेक केयर योरसेल्फ। नमस्कार।